नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DKD क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम HAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक गांव का देश है और यहाँ के अधिकांश जो जनता या लोग हैं वो गांव में रहते हैं। गांव में टैलेंट की कमी नहीं है, एक सबसे बड़ा बैरियर है तो वो है अवेयरनेस की कमी। गांव के युवाओं में पर्याप्त क्षमता है, पर्याप्त उनके वो दमखम रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो बैरियर है वो है गाइडेंस की प्रॉब्लम। तो जो गांव के साथी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम उन्हें भी अवगत कराएं कि इस एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है। कहते हैं ना कि जब हमें किसी चीज़ का प्रोसेस पता लग जाता है तो हमारी यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है। तो जो बच्चे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, HAS की तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो पूरी तरह से उनके लिए समर्पित है, जहां पर हम पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस की बात करेंगे और जानेंगे कि इस एग्ज़ाम को कराने की क्या प्रोसीजर रहती है। ठीक है, तो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी जिद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही है कहीं अगर वो आग, तो वो आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का विषय है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 318 के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 318 राज्य को ये निर्देश देता है कि आप अपने स्टेट में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए एक संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एस्टेब्लिश करेंगे, जिसका पूर्णतः काम रहेगा स्टेट में आपके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से। ठीक है, तो HPPSC के द्वारा हमारा जो HAS एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। HAS की जो परीक्षा होती है वो 3 चरणों में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है सिविल सर्विसेज। ठीक है, स्टेट सिविल सर्विसेज। तो सबसे पहले थोड़ा जानते हैं कि सिविल सर्विसेज है क्या। देखिए, बहुत सारे युवा जोश में कूद जाते हैं HAS के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और 4-8 दिनों में, कुछ का 2-4 महीनों में ही वो जोश जो है ठंडा हो जाता है। देखिए दोस्तों, HAS का जो एग्ज़ाम है ये किक वॉक नहीं है कि आप 2-4 महीने की तैयारी से मैनेज कर पाओ। ये जो एग्ज़ाम है वो, इसकी पहली कंडीशन ये है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके अंदर पेशेंस चाहिए, धैर्य बना कर रखना पड़ेगा। कभी कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। तो हमें, अगर हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है, अगर हम लंबे रेस के घोड़े हैं, तो भी इसमें भागना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ आपके एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे। 1-2-4 महीने से इसमें कुछ भी नहीं होता है। और जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि हमारे गाँव के बच्चे भी तैयारी करें और अपने भविष्य को सुनिश्चित करने की प्रयास करें, तो हमें तो गांव के बच्चों को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेसिक जो स्टडी है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है उसमें। गांव में स्टडी करते हैं बच्चे, और पहले के ज़माने में तो बहुत दिक्कत थी, कुछ साल पहले तक बहुत बड़ा बैरियर था। स्टाफ प्रॉपर नहीं है आज की डेट में भी गाँव के स्कूल में, जिसके कारण से हम स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बेसिक जो तैयारी है उतनी बेहतरीन नहीं होती। तो आपको दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है इस परीक्षा में आकर। तो सबसे पहले जो सिविल सर्विसेज होती क्या है, कहते हैं कि सिविल सर्विसेज ऑफर ए यूनिक करियर अपॉर्चुनिटी कंबाइंड विद द कंस्ट्रक्टिव चैलेंजेस एंड हाई ग्रोथ ऑफ प्रोस्पेक्टस। बाय गेटिंग इनटू द सिविल सर्विसेज यू विल नॉट only to implement the program and policies, but you will be the crucial contributor for the development of the nation as a whole. The first step towards your career, to choose your goal honestly. You should not choose anything just because your parents has a dream or a pressure on your social circle.
It should be come from you. And once you have decided upon your choice, stick to it and face the hurdle if any comes your way. And know that you are the creature of your own destiny. तो सिविल सर्विसेज की तैयारी तब करिए अगर आपके मन से रहा कि आप तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं और आप पूरी क्षमता से, पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कर सकते हो लगभग 2 से 2.5 साल। तो जानते हैं इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस, सिलेबस, पैटर्न, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा जो ये एग्ज़ाम है सिविल सर्विस प्रशासनिक सेवा, कौन सी हम बात करें, हिमाचल के भी, ठीक है। प्रशासनिक सेवा सेंटर लेवल पे भी होती है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करा जाता है, ठीक है। वैसे ही सेम प्रोसेस पे एग्ज़ाम करा जाता है स्टेट पीसीएस का, ठीक है। हालांकि इसमें स्टेट का पोर्शन भी थोड़ा तैयारी करने के लिए रहता है, लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस पैटर्न की तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस की लगभग सेम है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं एचएस एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो मैंने कहा सबसे पहले कि इस एग्ज़ाम को जो है वो 3 चरणों में कराया जाएगा। एक को हम बोलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरे को हम बोलते हैं मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा। और तीसरे को हम बोल देते हैं पीटी, पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, ठीक है, जो सबसे बाद का चरण है। तो 3 चरणों में जो है हमारा एचएस का एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की, प्रारंभिक परीक्षा की। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स में एचएस में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और अगर आप बात करें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की तो लगभग 50 से 55 या 60 हज़ार लोग जो है वो हर साल फॉर्म भरते हैं, जिसमें से कि आप मोटा मान के चलिए कि 40,000 के आसपास, 45,000 के आसपास लोग जो है वो प्रीलिम्स में बैठते हैं, जिसमें से कि जितनी पोस्ट होती है हर साल उसका 20% लोग जो है वो सेलेक्ट होते हैं मेंस परीक्षा के लिए। जैसे अगर हम बात करें अभी 2023 की तो लगभग 11 वैकेंसी निकली है अभी के एग्जामिनेशन शेड्यूल में। तो अगर हम बात करें तो मेंस में बैठने वालों की संख्या लगभग कितनी होगी, 200-250 के आसपास। तो प्रीलिम्स कितने लोग देते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि मेंस कितने लोग देते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं आप, जहाँ पर फिल्टर लगा दिया जाता है और वहाँ पर चुना जाता है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, यानी बेहतरीन में से बेहतरीन लोग ही, यानी योग्य व्यक्ति आगे जा पाते हैं। बाकी जो लोग हैं, अधिकांश लोग वो प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 चरणों में पेपर होता है। आप बात करते हैं पहले चरण की यानी प्रारंभिक परीक्षा की। प्रीलिम्स जो होता है वो 400 नंबर का होता है और प्रीलिम्स परीक्षा के अंतर्गत जो 2 पेपर हो गए, एक होगा जनरल स्टडी। जनरल स्टडी जो है वो 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 प्रश्न हो गए और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, ठीक है। इस तरह से ये 200 नंबर का होगा। दूसरा पेपर होता है सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 200 अंकों का होगा और इसमें भी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंकों का होगा। इस तरह से ये भी हो गया 200 का, ठीक है जी। और दोनों पेपर के लिए जो हमें समय मिलेगा, पेपर 1 के लिए हमें मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट, पेपर 2 के लिए भी हमें मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट, ठीक है। तो आपको निर्धारित समय के अंतर्गत अपना पेपर पूरा करना है। अगर हम बात करें सिलेबस की तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसके जो सिलेबस को बांटा गया कुछ विषय है, उन विषयों के आधार पर जो है हमें एक बेसिक आइडिया मिलता है अपने सिलेबस का। तो सबसे पहला जो पोर्शन रहता है, पहला जो हमारा सेगमेंट है इसमें हिमाचल के एग्ज़ाम में एचएस में, वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एचपी, ठीक है। यानी हमें क्या पता करना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश का इतिहास, हिमाचल प्रदेश का भूगोल, हिमाचल प्रदेश का
की राज्य व्यवस्था, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, और जो भी हमारे पास रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हैं उसका हमें आइडिया होना चाहिए। ये हमारा पहला सेगमेंट है प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का। उसके बाद अगला जो हमारे पास सेगमेंट है नंबर 2, वो है करंट इवेंट, जिसको हम करंट अफेयर बोलते हैं आम भाषा में। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी पिछले 1-1.5 साल में जो भी घटनाएं घटी है हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका हमें आइडिया होना चाहिए। नंबर 3, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है जी। सेगमेंट नंबर 4 है जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत तथा विश्व का भूगोल। फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत तथा विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। पॉइंट नंबर 5, सेगमेंट नंबर 5 जो हमारे पास है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यू, यानी अधिकारों संबंधी मुद्दे। ठीक है, तो सेगमेंट नंबर 5 क्या है? इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, पब्लिक पॉलिसी लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, यानी ये हमारा सेगमेंट नंबर 5 है। ठीक है, फिर सेगमेंट नंबर 6 वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अलावा इसमें शामिल होगा हमारे पास पॉवर्टी इंक्लूजन। ठीक है, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन और जनसंख्या की संबंधी सामान्य मुद्दे। ठीक है, और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये रहेगा सेगमेंट नंबर 6। सेगमेंट नंबर 7 जो रहेगा इस पेपर का, वो रहेगा हमारे पास इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और इश्यू रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। इसके अलावा इसमें एक और विषय है जिसको हम जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है जी, सामान्य विज्ञान। तो ये 8 जो है वो हमारे सेगमेंट है जनरल स्टडी पेपर 1 के। ठीक है, एक बार दोबारा जान लेते हैं क्या क्या है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास,
हिमाचल प्रदेश का भूगोल, हिमाचल प्रदेश की राज्य व्यवस्था, हिमाचल प्रदेश की कला एवं संस्कृति और हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित मुद्दे। इसके अलावा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। फिर उसके बाद है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत तथा विश्व का भूगोल, भारत तथा विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, लोक नीति और अधिकारों संबंधी मुद्दे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। इसके अलावा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे और सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो ये हमारे 8 सेगमेंट है, यानी 8 विषय है जिसके अंतर्गत जो है वो जनरल स्टडी को बांटा गया है। आपने 8 विषयों को तैयार करना है तो आपकी जनरल स्टडी पेपर 1 की तैयारी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, सी सेट की, देखिए इस पे हम इससे ज़्यादा जोर हम इस पे देना है क्योंकि हमारी जो मेरिट बनेगी वो जनरल स्टडी पेपर 1 के आधार पर बनेगी। ठीक है, जो जनरल स्टडी का पेपर होता है पेपर 1, इसके आधार पर जो है हमारी वो मेरिट बनेगी। ठीक है, जो पेपर 2 है सी सेट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसे सिर्फ आपने क्वालिफाई करना होता है। अच्छा, अगर हम सी सेट के सिलेबस की बात करें तो इसमें नंबर 1 हमारे पास है वो है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को आप हिंदी में कहेंगे बोधगम्यता। ठीक है जी, तो देखिए इसमें सिलेबस को इसमें भी 5-6 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है कॉम्प्रीहेंशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बोधगम्यता, जहाँ पर एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ के आधार पर क्या करेंगे आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, नंबर 1 कॉम्प्रीहेंशन, नंबर 2 है हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, यानी अंतर्व्यक्तिक कौशल सहित संप्रेषण कौशल। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है संचार कौशल। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, क्या है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिर हो गया इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 3 है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। नंबर 4 है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेना और समस्या समाधान। इसके अलावा इसमें हमारे पास है अच्छा जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य मानसिक योग्यता। और इसके बाद एक सेक्शन बचता है बेसिक न्यूमेरेसी, यानी सामान्य अंकगणित बोल सकते हैं आप इसको, बेसिक न्यूमेरेसी। और एक 7वां सेगमेंट है आपका DI, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जिसमें हम आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा। ठीक है, तो पेपर 2 में हमारे पास क्या क्या है, एक है कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, चौथा है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पांचवा हमारे पास है जनरल मेंटल एबिलिटी, छठा है बेसिक न्यूमेरेसी और सातवां हमारे पास है
DI डाटा इंटरप्रिटेशन। तो कुल मिला के 7 सेगमेंट में बांटा जा सकता है पेपर 2 जनरल स्टडी का, सॉरी CSET का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये कि जो पेपर 2 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 जनरल स्टडी के आधार पर बनेगी। इसे सिर्फ आपने क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। यानी अगर आप इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको अच्छे मार्क्स इसमें ले आने हैं, पेपर 1 में ले आने, ठीक है, जनरल स्टडी पेपर 1 में, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो इसके आधार पर बननी है। और जितने भी आपके मार्क्स आएंगे प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो आपके अंक निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे। जब आपकी मेरिट सूची बनेगी तो उसमें ये मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप पहुंचते हैं सेकंड राउंड में, जिसे हम मेंस एग्जामिनेशन या मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा में देखिए आपके 8 पेपर हो गए, ठीक है। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर। सबसे पहले हम आपके 2 पेपर लैंग्वेज के हो गए। कौन से? लैंग्वेज के, ठीक है। तो कौन कौन से होगा? एक होगा हिंदी का पेपर और एक होगा इंग्लिश का पेपर, ठीक है। और 100 नंबर के पेपर हो गए और समय आपको मिलेगा एक पेपर करने के लिए 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो लैंग्वेज के जो पेपर हो गए ये सिर्फ क्वालिफाइंग हो गए, इसके मार्क्स नहीं जुड़े जाएंगे आपके मेरिट में। मेरिट में जुड़ेंगे यहाँ से लेकर ऐसे के, जनरल स्टडी के पेपर और ऑप्शनल पेपर, ठीक है, इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है बेसिक इंग्लिश, ठीक है, और बेसिक हिंदी। इसका जो सिलेबस है वो 10वीं से 12वीं के लेवल का रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती है। जो आपका लैंग्वेज के पेपर होते हैं ये सिर्फ एक आइडिया के लिए होती है कि भाई जो अभ्यर्थी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आया है, क्या वो अपने बात को समझा पा रहा है, लिख पा रहा है, ठीक है, क्या वो कंफर्टेबल है लैंग्वेज के साथ, ठीक है जी। इसीलिए 2 पेपर ले जाते हैं आपके लैंग्वेज के, एक अंग्रेजी का एक इंग्लिश का। दोनों ही पेपर 100 नंबर के हो गए और आपको जो है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। और उसके बाद जो आपकी मेरिट में नंबर जुड़ जाते हैं वो ऐसे से लेकर एक पेपर आपका ऐसे का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा और 300 अंकों का होगा। फिर आपके कुछ विषय है, उन विषयों को मिलाकर जो है वो आपके 3 पेपर तैयार किए जाते हैं, जिसको हम जनरल स्टडीज़ पे बोलते हैं, ठीक है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र। जनरल स्टडीज़ को 3 भागों में बांटा गया है, GS1, GS2, GS3, यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो कि कितने का होगा? 200 नंबर का होगा, ठीक है। पेपर ये भी आपका 3 घंटे का ही होगा। फिर जनरल स्टडी 2 ये भी कितने का होगा? 200 अंकों का होगा और इसके लिए भी समय मिलेगा आपको 3 आवर्स, 3 घंटे। फिर जनरल स्टडी 3 ये भी 200 अंकों का होगा और इसके लिए भी आपको 3 आवर्स यानी 3 घंटे ही मिलेंगे। फिर जो आपका ऑप्शनल जो पेपर रहेगा, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहेगा, देखिए ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल आपका 200 नंबर का रहेगा टोटल, यानी एक पेपर 100 नंबर का और बी पेपर भी 100 नंबर का। मतलब आपका एक ऑप्शनल होगा और एक ऑप्शनल को जो 2 पेपर में बांटा जाएगा, ठीक है जी। तो आप ऑप्शनल कौन सा चुन सकते हैं? देखिए आप स्टेट का एग्ज़ाम दो चाहे सेंट्रल लेवल का दो, स्टेट या सेंट्रल आपको जो है एक लिस्ट प्रोवाइड करती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, उनमें से आपने कोई एक विषय चुनना होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश के ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो हमारे पास जो है वो लगभग यहाँ पे 31 सब्जेक्ट दे रखे हैं। कितने? 31 सब्जेक्ट आर देयर, यू कैन चूज वन ऑफ देम, ठीक है। HS एग्ज़ाम में कितने हमारे पास? 31 सब्जेक्ट है। इनमें से आप किसी एक विषय का चुनाव करके उसे अपना ऑप्शनल रख सकते हैं और उसी ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से है? हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, फिर आपका फिलोसफी है, लॉ है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, जियोग्राफी है, एग्रीकल्चर है,
इसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश लिटरेचर है, फिर आपका जियोलॉजी है, फिजिक्स है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर और मेडिकल साइंस है। तो इतने हमारे पास 31 सब्जेक्ट है। इनमें से किसी भी विषय का आप चुनाव कर सकते हैं और उसे अपना ऑप्शनल रख सकते हैं। ठीक है जी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कितने 200 नंबर, 400, 600, 800 और 100 नंबर का ये 900। ठीक है। तो 11-1200 की नंबर की जो है परीक्षा होती है और इसमें आपका इंटरव्यू जो है वो लगभग आई थिंक 150 नंबर का होता है इंटरव्यू, जो आपका मेंस क्वालिफाई करने के बाद होगा। तो इसमें एज इट इज़ कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। देखिए कुछ विषय है, उन विषय को क्या कर रखा है, कंपाइल कर रखा है और उससे जो है आपके जनरल स्टडी के पेपर बनाए जाते हैं। देखिए इंग्लिश का तो अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश के सिलेबस में यूजुअली जो मेन चीज़ें पूछी जाती है, एक आपका होगा कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा होगा यूज एंड वोकेबलरी, शब्दकोश और शब्द भंडार। इसके अलावा होता है आपका ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में। इसके अलावा लघु निबंध होते हैं, शॉर्ट एसेज होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती है दोनों ही लैंग्वेज के ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ऐसे की, तो ऐसे का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, किसी इवेंट के ऊपर बन जाता है। ऐसे यूजुअली ऐसे कोशिश की जाती है दो रूप में रखने की। एक होता है आपका मूर्त विषय, एक होता अमूर्त विषय। ठीक है। यानी एक कोई ऐसा विषय होगा, जैसे कोई वर्तमान में घटना चल रही होगी तो उसमें से कोई एक टॉपिक बना देंगे। ठीक है। जैसे वुमेन के ऊपर हो गया, या सोसाइटी के ऊपर होगा, या किसी अन्य विषय के ऊपर हो सकता है। तो कोई एक टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपको बनाना है। ठीक है। अगर आपने थोड़ा जीएस को ठीक से पढ़ा है तो यूजुअली आप मोस्ट प्रोबेबली बना लेंगे। और एक कोई ऐसा विषय होगा जिसमें आपने कल्पना थोड़ी सी करनी है और अपने उसके आधार पर ऐसे बना देना है। अगर बात करूँ मैं जीएस की, तो जीएस में क्या होता है कि कुछ विषय है, उन विषयों को कंपाइल करके क्या करते हैं हम पेपर बना लेते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ विषय कौन कौन से मेन विषय, देखिए यहाँ हमारे पास है हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इसके अलावा पॉलिटी है और इकोनॉमी है। फिर इसके अलावा आपके पास एनवायरनमेंट है और एक विषय आप कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक विषय आपके पास हो गया इंटरनेशनल रिलेशन, और एक विषय मान के चलो आप सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है जी। तो ये कुछ विषय है, मेन विषय। इन विषयों के आधार पर जो है हम पेपर 1, 2, 3 बना लेते हैं, जीएस 1, 2, 3। ठीक है। कुछ विषयों को यहाँ रख लेंगे तो पेपर बन जाएगा, कुछ विषयों को यहाँ रख लेंगे ये पेपर 2 बन जाएगा, कुछ विषयों को यहाँ रख लेंगे पेपर 3 बन जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ होती है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। देखिए इस पेपर कराने का उद्देश्य क्या है कि जो भी व्यक्ति सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं उनके अंदर जो है वो प्रशासनिक अभियोग्यता है या नहीं है, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वो है या नहीं है। ये चेक करने के लिए जो है वो इस पेपर को रखा गया है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इंटरव्यू को भी। देखिए ऐसा तो इंटरव्यू का कोई सिलेबस एज इट इज़ होता नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो बोर्ड मेंबर्स 3-4 लोग बैठे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, तो एक सामान्य व्यक्ति से, ठीक है, जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है उस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अगर हम इसके लिए बेस बना लेते हैं अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को, उस आधार पर हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कोशिश करते हैं इंटरव्यू के पैटर्न को समझने की। देखिए सबसे पहले हमें अपना जो बायोडाटा होता है उसको एक बार आप थॉरोली पढ़ लीजिए। ठीक है। क्योंकि
कुछ बहुत क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ तो कोई सिलेबस है नहीं इंटरव्यू का, देयर इज़ नो डिफाइंड सिलेबस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। उनके मन में जिस तरह की जिज्ञासा आएगी पैनल के मन में, वो उस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बेस बनाएं अपने बायोडाटा को, तो उसके बेस पे देखते हैं कि हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम, जो भी आपका नाम है उससे जुड़ा हुआ आपका सिनोनियम का और एंटोनियम का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपके नाम का पर्यायवाची क्या है, आपके नाम का विपरीत शब्द क्या है, और आपके नाम का मीनिंग यानी आपके नाम का अर्थ क्या है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, यूनिक का मतलब कुछ स्पेशल है, अगर उस दिन कोई ख़ास दिन आता है या आपकी डेट ऑफ बर्थ भी कोई ऐसी जिसमें कोई विशेष घटना है, ठीक है, जैसे मान लो किसी का बर्थडे अगर 26 जनवरी को है, 15 अगस्त को है, या आपके 12 जनवरी को है, 12 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, युवा दिवस, ठीक है, तो आपसे प्रश्न आपके डेट ऑफ बर्थ पे भी बन सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा प्रश्न बनता है आपकी हॉबीज से, कि आपकी हॉबीज़ क्या है, ठीक है, क्या अभिरुचि रखते हैं आप, ठीक है। तो कोशिश करिए आपकी हॉबीज़ कोई ऐसी हो जो एक्टिव हो, और कोई ऐसी हो जिससे कुछ समाज का भी भला होता हो, कुछ काम आने वाली चीज़ हो, ठीक है। तो हॉबी से प्रश्न पूछा जा सकता है, बन सकता है। इसके अलावा हम बात करें प्रश्न की, तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, तो आप जिस जिले से भी हो, 12 में से जिस जिले से आप हो, उस जिले की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी नॉलेज का मतलब उस जिले की हिस्ट्री का आइडिया हो आपको, उस जिले की आपको जियोग्राफी का पता हो, उस जिले की आपको डेमोग्राफी का पता हो, ठीक है, उस ज़िले में क्या लिटरेसी रेट है, ठीक है, उस ज़िले में क्या क्या प्रमुख स्थल है, मेन प्लेसेस कौन सी है, और आपके ज़िले से अगर कोई महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है तो जाहिर सी बात है आपको उसका भी एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा आपका स्टेट का एग्ज़ाम तो है ही, तो आपका जो जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस स्टेट से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप स्टेट के लिए तो तैयारी कर ही रहे हो, तो आपको स्टेट का तो अच्छा खासा अनुभव हो गई, यानी अपने स्टेट की हिस्ट्री, अपने स्टेट की जियोग्राफी, अपने स्टेट की पॉलिटी, अपने स्टेट की इकोनॉमी, अपने स्टेट के मेन जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका पता होना चाहिए, और हमारे स्टेट के जो प्रमुख व्यक्तित्व इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा देश और विदेश का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली जो इवेंट जो मुद्दे करंट में चल रहे हो, तो हाल फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हो उसके ऊपर आपको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर कर सको। यही चीज़ें, बाकी इसके अलावा कुछ पर्सनल चीज़ें होती है व्यक्ति के बारे में, जैसे अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, प्रॉपर जो है वो फॉर्मल ड्रेस में जाइए, फॉर्मल शूज़ पहनिए, और अगर आप शेव वगैरह रखते हो तो प्रॉपर ट्रिमिंग करा लीजिए, और जब आप बातचीत करें तो आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करिए, और बोलने की जो एक टोन होती है आपकी उसे आप प्रॉपर रखिए, ना बहुत धीमा बोलिए ना बहुत शाउटिंग करिए, और अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम हेजिटेशन होती है तो मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस करते रहिए, और थोड़ा सा जो आपकी लैंग्वेज होती है उस पर थोड़ा प्रयास करें उसको इम्प्रूव करने की, आपके कम्युनिकेशन जो स्किल है या टॉकिंग जो मैनर है उसको थोड़ा डेवलप करने का प्रयास करिए एज ए सिविल सर्वेंट, कि जो आने वाला भविष्य में सिविल सर्वेंट है उससे किस लिहाज में बात करने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है।
तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी तो हम सोचे कि हमारा प्रयास सफल हुआ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जाते जाते हरिवंश राय बच्चन की मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही है। जैसे आजकल के भागा दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति अस्त व्यस्त बहुत है, उसे समझ नहीं आता कि मैं जाऊं कहाँ, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो कहते हैं कि घर से मंदिरालय जाने को निकलता है पीने वाला, किस राह पर जाऊं मैं असमंजस में है वो भोला भाला। कि घर से मंदिरालय जाने को निकलता है पीने वाला, किस राह पर जाऊं मैं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा लेगा मधुशाला। तो दोस्तों, दुविधाएं बहुत है जीवन में, स्ट्रगल बहुत है, लेकिन आप चलते रहिए, डेफिनेटली असफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट कम्स थ्रू रेगुलर हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू प्रिपरेशन। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।